तो प्रश्न पूछते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपकी सरकार है, आपने जांच क्यों नहीं कराई कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। लखनऊ के अंदर अगर सांसद जी कुछ किए हैं तो सिर्फ अपना फीता काटे हैं, आज तक कुछ किए नहीं। डिफेंस मिनिस्टर हैं वो, तो नाराजगी है। जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं, अंबानी अडानी से पैसा लेके वो आज जनता की ये हालत हो गई। हम संविधान बुरे लोगों के हाथ में, जब संविधान बुरे लोगों के हाथ में, तो बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान सबसे बुरा होगा और इसे निश्चित सबसे पहले मैं जलाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल अपने पूंजीपतियों को, जिन्होंने चुनाव के समय उन्हें चंदा दिया था, बस केवल उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश की राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अहम हिस्सा कहलाता है, सबसे अहम राज्य। 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जहाँ पे लगातार मजबूती अपनी जाहिर कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन लगातार आप देख रहे हैं एक ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है। थर्ड फ्रंट के तौर पर आपने देखा अपना दल कमीरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक थर्ड फ्रंट का गठबंधन बना दिया। और चौथी तरफ आप देख रहे हैं बसपा ने एकला चलो की राजनीति पर आगे चलने की बात की। लगातार आखिर तक के, जब तक के क्लियर नहीं हो गया कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, तब तक के लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो यही कहते रहे कि इंडिया गठबंधन का साथ मायावती थाम सकती हैं। लेकिन माहौल कुछ और है। मायावती ने अपने प्रत्याशी ग्राउंड स्तर पर उतार दिए हैं। और लोकसभा की तैयारी कैसी, हम बात करेंगे। सर, शुरुआत आपसे, लोकसभा की तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं? लोकसभा की पूरी तरह तैयारी हम लोगों की, सेक्टर बूथ तक तैयारी चल रही है। लेकिन बूथ कैप्चरिंग की बात लगातार हो जाती है, भाजपा हमेशा टैकल कर लेती है उसको कैसे हैंडल करेंगे? भाजपा सत्ता में तो अपना वो हवा उड़ाती है, झूठ उड़ा के अपना ओढ़ लेती है, झूठ हवा उड़ा के हवा वोटें ले रही है, और क्या। लेकिन एक बात करेंगे, मायावती का एक अपना अलग स्टैंड रहता है। आप लोग समर्थन किसको करते हैं, पहले बताएं। हम बहन जी को समर्थन करेंगे। बहन जी को समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया गठबंधन एक तरफ पूरे मुट्ठी बंद करके उनके साथ पार्टियां हैं, दूसरी तरफ मुट्ठी बंद करके एनडीए के साथ पार्टियां। असदुद्दीन ओवैसी अपना दल कमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल, इनके साथ गठबंधन में। मायावती तो एकला अकेले चल रही हैं। अकेले कोई कहते हैं लोग कि स्टैंड ही नहीं होता, ऐसा क्यों? कौन किसके साथ जा रहा है उससे हमें नहीं मतलब है, हमें अपने वोटर से, अपने लोगों से मतलब है। अब हम लोग चिल्ला सकते नहीं, विपक्ष में है। अब जी सीडी सब जांचें लग रही हैं, सब लोग जेल जा रहे हैं, तो हमारे जो अच्छे नेता वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं ना। इतना लंबा चुनाव किस लिए किया? इसीलिए किया है कि जो आगे कोई जांच लगा देंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। और बहन जी का अपना स्टेटर है, मजबूत है, नेता है, अकेले लड़ रही हैं चुनाव पूरे देश में। अच्छा, एक बात और है कि मायावती जो बसपा है, या मायावती की बात की जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं लिया। इकलौती ऐसी पार्टी है। आकाश आनंद काफ़ी सारे अपनी रैलियों में मंच से लगातार इस चीज़ को टारगेट ज़रूर करते हैं। तो मायावती जो पार्टी है बसपा की, इसमें फिर कैसे स्टैंड कर रही है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा तो सभी पार्टियों में बटा, बसपा ने नहीं लिया। बसपा धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती। कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा, अपना मेहनत का पैसा 1-1 रुपए दे के इतनी बड़ी पार्टी चल रही है। ये धन्ना सेठों को नहीं बेच रखा अंडानी अंबानी को। अंडानी अंबानी को पूरा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया। कहाँ से पैसा आ रहा? यही सब है ना। बहन जी ने पैसा नहीं लिया, कार्यकर्ता है, अपना चंदा दे के सब एक साथ जोड़ के पूरा संगठन चलाया जाता है। तो बसपा के इस बार मजबूत समर्थन आप लोग कर रहे हैं? अरे पूरी तरह मजबूत करें, लड़ रहे हैं। पूरी इंडिया में त्रिकोणीय चुनाव दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इसमें 26, किसी में 28, किसी में 30 हैं, किसी में 4 हैं, लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ये बात तो छुपी नहीं है कि मायावती के बिना चुनाव लड़ा जा सकता। मायावती ने 2022 का विधानसभा चुनाव था, उसमें भी अपना एक अलग स्टैंड लिया, इसमें भी अपना स्टैंड लिया। तो आग भी 80 लोकसभा सीटों पर तो अभी प्रत्याशी नहीं उतारे। क्या आगे आने वाले समय में उतार सकते हैं, ये मानते हैं आप? प्रत्याशी सारी सीटों पर उतारे जाएंगे, कोई नहीं बाकी रहेगा। समय आने दीजिए, समय के अनुसार सारा खेला होगा। सारा खेला होगा। खेले की बात जो होती है वो खेला होगा ज़रूर। सर, क्या कहते हैं? 24 का लोकसभा चुनाव तो बिगुल बच चुका है। मायावती का अपना एक अलग ही स्टैंड है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बहन जी कार्यकर्ता के बदौलत चुनाव लड़ती हैं, और कार्यकर्ता ही सब कुछ है। और कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम कर रहा है, बूथ, सेक्टर, विधानसभा लेवल पे। और बहन जी पूरी मजबूती से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं हम लोग। और हम लोग बहन जी का एक आदेश होता है, उसी का पालन करते हैं। ना टीवी की सुनते हैं, ना मीडिया की सुनते हैं,
ना पेपरबाजी देखते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। और अभी क्या आदेश हुआ है आप लोग को? अभी आदेश हुआ है कि अपना बूथ जिता के आना है, प्रत्याशी को अपना बूथ जिता के भेजिए, प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन एक बात ये भी होती है कि भाजपा काफ़ी अपना जो तंत्र मंत्र सब चीज़ यूज़ करके साम दाम दंड भेद बूथ कैप्चर कर लेती है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए अगर देश में कोई राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज की डेट में बहुत डरी हुई है और वो डर उसका दिखाई पड़ रहा है। नेताओं के ऊपर ईडी बीडी की जांच करा करके इनको शामिल कर लेना, उनको शामिल कर लेना, इससे लगता है कि भाजपा के अंदर बहुत बड़ा खोखला हो पैदा हो गया है। वो डरी है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अभी देखिए हमारे चेयरमैन को डरा करके, बंथरा के चेयरमैन को डरा करके उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा दी। इससे लगता है कि श्रीनगर विधानसभा भी वो हार रहे हैं। लगातार डराने का काम कर रहे हैं, आपके भी पार्टी में डराया गया है नेताओं को? बिल्कुल डराया गया है। देखिए डरा करके जो डराने की राजनीति ईडी सीबीआई की बात जो लगातार होती है वो हो रही है। सर नाम आपका? करण सिंह पटेल, विधानसभा प्रभारी, कैंट, लखनऊ। कैंट से। यहाँ पर सरवर मलिक अब क्लियर हो चुका है कि चुनाव लड़ेंगे। ग्राउंड स्तर पे अब माहौल क्या देख रहे हैं और किस तरीके से टक्कर देंगे? एक तरफ समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। टक्कर तो काफ़ी करारी होने वाली है। अब आप समझ लीजिए लखनऊ में लोकसभा चुनाव में बहन जी ने सरवर मलिक जी को प्रत्याशी उतारा है। आप समझ लीजिए लखनऊ के मुस्लिम कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी से रक्षा मंत्री जी कैंडिडेट हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 साल गुजरे, लखनऊ की लोकसभा के लोगों को मालूम है कि रक्षा मंत्री जी कितनी बार लखनऊ आए और क्या काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए बौखलाहट साफ झलक रही है। अभी आपने देखा होगा चुनावी रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से बाय रोड चले गए। आप समझिए बौखलाहट साफ झलक रही कि बोल नहीं पा रहे कि हमको बोलना क्या है। अभी सहारनपुर में बोले लड़के। अच्छा एक बात कर ले, राजनाथ सिंह की बात होती, रक्षा मंत्री हैं, पुलवामा का अटैक हुआ था, क्या आपकी लोकसभा में पुलवामा की याद की जाती? तमाम शहीद हो गए, उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं प्रोवाइड किया गया। पुलवामा अटैक की बात होती है? ये वर्तमान सरकार की नाकामी थी। हमारे देश के 44 सैनिक शहीद हो गए, हम सब उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ देश में 300 किलो RDX कैसे आज तक जांच नहीं हो पाई। वर्तमान में सरकार है, ये बातें होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं पूछे? हम तो प्रश्न पूछते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपकी सरकार है, आपने जांच क्यों नहीं कराई कि 300 किलो RDX कहाँ से आया? आप समझ लीजिए एक चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा होकर एक मोटरसाइकिल चेक कर सकता है कि मोटरसाइकिल कहाँ से आई, और 300 किलो RDX आया और हमारे 44 वीर जवान शहीद हो गए। अभी तक जांच नहीं हो पाई है, जांच का विषय है। अब कब जांच होगी ये सरकार ही जाने। देखिए ये प्रश्न है राजनाथ सिंह की लोकसभा में रहने वाले हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि RDX आई कहाँ से और पुलवामा अटैक जो हुआ था वो पुलवामा अटैक कैसे हो गया, ये प्रश्न रहा है। सर आप पीछे खड़े हुए, नाम क्या है आपका? राजू दास। राजू जी क्या माहौल चल रहा है, कुछ बताएंगे हमें? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। कहाँ पर रहते हैं? हम यहीं लखनऊ कैंट में रहते हैं। लखनऊ कैंट में जी। जो प्रश्न आपके साथी ने पूछा वही प्रश्न आपके भी दिल में है? हाँ वो प्रश्न है, और हमारे वो लखनऊ से लोकसभा सरवर मलिक जी। हाँ नहीं राजनाथ सिंह जी विधायक सांसद हैं लोकसभा। लेकिन अभी तक लखनऊ के अंदर अगर सांसद जी कुछ किए हैं तो सिर्फ अपना फीता काटे हैं, आज तक कुछ किए नहीं। डिफेंस मिनिस्टर हैं वो। तो नाराजगी है? नाराजगी है। और हम लोग यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें जीत रहे। माननीय बहन जी जो है देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। 80 सीटों पर नाम डिक्लेयर कहाँ किए? हमारे सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, समय का इंतजार कीजिए, हम लोग पत्ते बाद में खोलते हैं। हाँ ये तो बात है, मायावती जी जो खेल खेलती है उसमें सभी फंस जाते हैं। इस बार फंसाने कौन सा फॉर्मूला, कौन के पास में सब कुछ बोलने के लिए है, लेकिन वो ईडी की जांच से डरती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग सिपाही, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। बिल्कुल। एक प्रश्न सर आपसे लेंगे। एक तरफ पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर निकल रहे हैं, एक तरफ पीडीएम असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन पीडीएम लेकर निकला है। लेकिन पीडीए की अगर बड़ी नेता मानी जाए तो मायावती रही हैं। तो ये जो फॉर्मूले लाए गए हैं क्या मायावती को ही टारगेट करने के लिए लाए गए हैं? ये सब खोखले हैं, अपने को सब अपना टिकट दे रहे हैं, अपने चुनाव लड़ा रहे हैं। कहाँ अदर आदमी को दे रहे हैं? भाई सब अपने परिवार को तो टिकट दे रहे हैं। ये तो सब दिखावा, उनको पल्लवी भागी, इधर उनको कहीं रास्ता नहीं मिला तो ओबीसी से कर लिया है। भाई खुद अपना क्यों नहीं लड़ेंगे? कुछ पाएंगे नहीं। अब सपा ने उनको दिया नहीं, 2 सीट 3 सीट दिया होता तो चुपचाप लड़ जाती, अब दिया नहीं सीट, अपने हिसाब से सब लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और की जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी देख रहे थे, बिहार में जैसे ही एंट्री करती है नीतीश पलट जाते हैं, उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पलट जाते हैं, चवन्नी पलटने की बात होती है। यूपी में एंट्री जैसे ही होती है 7 विधायक टूट करके समाजवादी पार्टी के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं।
उसके बाद जैसे ही यूपी क्रॉस करती है, पल्लवी पटेल छूट करके नया गठबंधन बना रहे। तो इंडिया गठबंधन में जो लगातार ये सब जो गतिविधियाँ होती रही हैं, इसको लेकर के आपके मन में क्या कहेंगे इस पर? इस बार जो चुनाव हो रहा है बहुत ज़मीनी स्तर से हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ईडी, जो बड़े बड़े सीएम जाके जेल में डाले जा रहे हैं, तो विधायकों को भी डर है कि हमारे ऊपर भी जांच न लग जाए। केंद्र राज्य में दोनों जगह सरकार है, निडर होकर अपना दबाव बना के परेशान है लोग। क्या करें, चुपचाप बैठ के जाके दूसरे पाले में बैठ जाके अपने अपने लड़के, अकेले लड़के दिखाएं, एक भी सीट नहीं निकलेगी। जो गठबंधन करके सीटें जीते हैं जो लोगों ने, एक भी सीट नहीं निकलेगी, ये हमारा मानना है। देखिए क्लियर यहाँ पर जो समर्थक हैं बसपा के, सभी क्लियर बता रहे हैं कि इस बार मायावती को भारी मतों से विजयी बनाने की बात हो रही है और प्रधानमंत्री का चेहरा भी देख रहा है मायावती के तौर पर। और जो निर्णायक जो जिस समय जो निर्णय होगा प्रधानमंत्री के चेहरे का, उस समय मायावती का एक बहुत बड़ा स्टैंड होगा। हम लगातार समर्थकों से बात करें। सर आपसे बात करेंगे, नाम आपका? कमल गौतम। कमल जी, यहाँ पर समर्थक सभी बसपा के हैं, क्या कह रहे हैं इस बार मायावती का क्या स्टैंड देख रहे हैं? एकला चलो के फॉर्मूले तो निकल चली हैं, 80 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है। सभी समर्थक बता रहे हैं कि 80 पे लड़ाई जाएगी। तो कैसे इतनी कम समय में कैसे टैकल करें? क्या पहले से कुछ तैयारी कर रहे थे, अचानक से सब कुछ आ चुका है सामने? क्या टक्कर दिख रही है इस पर? हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहले से ही वो 5 साल पहले से ही तैयारी में रहती हैं। जब आप चुनाव लड़वा लीजिए तब वो तैयार हैं। लेकिन तैयारी दिखती नहीं है, ये सभी चैनल्स पे वो मीडिया बिकाऊ है। मीडिया कभी नहीं दिखाता है हमारी पार्टी को। हमारी जो पार्टी है वो कैडर के बेस पे कैडराइज्ड पार्टी है। तो किस तरीके से वर्क करते हैं आप लोग, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हम लोग जो हैं सेक्टर वाइज जो है, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और कैडर देने का काम करते हैं। और हमारी जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 2007 से 12 तक जो अपनी सरकार चलाई, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो पब्लिक को मुहैया करवाया, लखनऊ के अंदर जो इतना विकास करवाया, जो स्मार्ट सिटी आज के नाम से जानिए, तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो है इस लखनऊ को चमकाने का जो काम किया वो तो मायावती ने किया, नो डाउट। हाँ, तो ये सारी बातें ग्राउंड स्तर पे हो रही हैं। जी, ग्राउंड स्तर पे हमारी माननीय बहन जी ने कितना काम किया, कितने लोगों को नौकरी या रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम किया है कि लोग उनका नाम लिए बगैर थकते नहीं हैं। और कानून व्यवस्था के नाम पर अगर किसी का नाम आता है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आता है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था का जब नाम आता है तो मायावती का, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा कोई नहीं है। लेकिन आप लोग तैयारी कैसे करते हैं, कैसे अब निकलेंगे? तो प्रत्याशी धीरे धीरे डिक्लेयर होना चालू हो गया। हम लोग को प्रत्याशी से कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो मतलब फिर किससे? हम लोग तो एक सीधी सी एक अम्बेडकरवादी हैं और हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। घर जा करके, बूथ बना करके, बूथ के लोगों को जोड़ करके और उससे बूथ को मिला करके फिर सेक्टर बनाते हैं हम लोग। सेक्टर के बाद हमारा फिर विधानसभा बनता है। तो हम लोग तो बिल्कुल नीचे से रहते हैं। हम लोग कभी आपने देखा कभी बीएसपी के आदमी को हल्ला गुल्ला करते हुए? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ना धरना प्रदर्शन करता है, ना हल्ला करता है, ना ही मुंह से गलत शब्द निकालता है। मतलब साइलेंट वोटर। दूसरी चीज़, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। आप ये देखिए, जब बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश को आप घूम करके देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या था। गांव में नालियां नहीं थी, बिल्कुल रोड नहीं थे, लखनऊ बस से बदतर था। बहन जी ने क्या दिया? लखनऊ को लखनऊ बनाया, नोएडा को लखनऊ से नोएडा को जोड़ दिया। एक्सप्रेसवे की आज बहुत सी बातें होती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ अपना पीठ थपथपाते हैं, अखिलेश यादव आ जाते हैं, मैंने 300 किलोमीटर का। अरे ये शुरुआत किसने की? ये बहन जी की सोच थी, ये बहन जी की सोच थी। किसी की है औकात कि बहन जी के बराबर काम करके दिखा सके? किसी नेता के अंदर औकात नहीं है। नाम सर क्या लिखते हैं? मोहम्मद खुशनुद मलिक मेरा नाम है भाई। और साहब देखिए, काफ़ी सारी मजबूत बातें यहाँ पर कर दी, लखनऊ से नोएडा को जोड़ने की बात। सर नाम आपका? नवीन चौधरी। नवीन जी, अब चुनावी बिगुल बच चुका है, मायावती अब एकला चलो के फॉर्मूले पे, बाकी सब गठबंधन में है। हमारी लड़ाई आज के समय में जी किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारी एजेंसियों से है। आज बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, आज सीबीआई, ईडी, एनआईए वो चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक चेहरा है। एजेंसियों से फाइट है? हमारी एजेंसियों से फाइट है। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा हाल ही में कुछ समय पहले 172 लोगों के यहाँ रेड पड़ी। 172 लोगों की रेड पड़ी, 127 लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए।
बिल्कुल। बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो ये क्या है? मतलब अभी अभी हम हैं, हमारे यहाँ रीडी की रेट पड़े और हम गमछा पहन लें, हम पाक साफ हो जाएं। मतलब आप भी वाइट वॉश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है सब? भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है इस समय। अच्छा, एक बात और, इलेक्टोरल बॉन्ड जब लिए जा रहे, जब सबको, जब पार्टियों को मिले तो बसपा ने क्यों नहीं लिया? आप लोग तो समर्थक है, बसपा ने क्यों नहीं लिया? क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है ना, अगर हम लोग पूंजीपतियों से पैसा लेंगे तो फिर उनके इशारे पे काम करना पड़ेगा। जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं, अंबानी अडानी से पैसा लेके वो आज जनता की ये हालत हो गई। हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5वें स्तर पे है। क्या खाक इकोनॉमी है यार? तुम 5 किलो राशन फ्री दे के उनको जो है और लाचार बना रहे हो। अगर आपकी इकोनॉमी वाकई में इंटरनेशनल लेवल की है तो आपको 5 किलो राशन देने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, एक बात और कीजिए, जब ग्राउंड स्तर पर जाते हैं हम गरीबों के बीच में, तो वहाँ पे ये भी पता चलता है जो बसपा के जो कोर वोटर हैं उनको लगातार तोड़ने का प्रयास किया जाता है और कुछ समय के लिए लगता है कि टूट भी गए हैं, लेकिन इस समय लोकसभा चुनाव है, क्या वाकई में टूटे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हो सकता है इधर उधर भटक गए हो, लेकिन आज वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं लोग इनको अच्छे से समझ गए हैं कि हमारे लिए शिक्षा, रोजगार महत्व रखता है, ना कि 5 किलो अनाज हमारे लिए। जब हमको रोजगार मिलेगा तो हम 20 किलो अनाज खरीद लेंगे। लोगों की बात में समझ में आ रहा है। मुख्य मुद्दा रोजगार, बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बराबरी का हक। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सर, नाम आपका? आदर्श सागर। आदर्श सागर, उम्र क्या है आपकी? 28 साल। 28 साल। रोजगार की बात आपके मित्र कर रहे थे। आपके उम्र के तमाम युवा होंगे जो साथ में गुजरते होंगे, लगभग 50 आदमी लोगों से मिल लेते होंगे दिन भर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रोजगार मिला है सरकार में? रोजगार आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपके कहते हैं, मतलब कि आप पकौड़े बेचिए, आप ठेला लगाइए, आप खोमचा लगाइए, आप ये करिए, आप ट्राली खींचिए, आप टेम्पो चलाइए, आप ई रिक्शा चलाइए। और जो असली रोजगार जो कर रहा है वो अमित शाह जी ने अपने बेटे को दे दिया है। तो एक बात बताइए, बाबा साहेब ने सभी को इक्वलिटी के बारे में बोला कि सभी बराबर हैं, तो उसके बाद भी इस तरीके की बातें जब होती तो मन में क्या आता है? बाबा साहब ने जो बोला था वो आपने सुना, लेकिन बाबा साहब ने पूरा क्या बोला वो आपने नहीं सुना। दिक्कत ये है, प्रॉब्लम इज दैट कि बाबा साहब ने ये बोला था कि ये संविधान चाहे जितना अच्छा हो जाए, अगर ये बुरे लोगों के हाथ में रहेगा तो ये संविधान और ये वर्क जो है ये बुरे वे में ही करेगा। ये तभी अच्छा होगा जब ये अच्छे लोगों के हाथ में आएगा। तो जब ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में आया, जैसे आपने यूपी में देखा कि 4 बार ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में आया, बहुजन समाज के लोगों के हाथ में आया। जब बहुजन समाज के लोगों के हाथ में आया तो संविधान नहीं वर्क किया। जो बहन जी ने काम किया वो कोई संविधान से हट के या बढ़ के काम नहीं किए, संविधान के दायरे में रह के संविधान के साथ काम किए। तो अब क्या बुरे लोगों के हाथ में है? बिल्कुल, एकदम संविधान बुरे लोगों के हाथ में। जब संविधान बुरे लोगों के हाथ में, तो बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान सबसे बुरा होगा और इसे निश्चित सबसे पहले मैं जलाऊंगा। तो अगर आज बाबा साहब होते तो सच में बाबा साहब हजरतगंज चौराहे पे संविधान जला दिए होते। हजरतगंज चौराहे का जिक्र क्यों किया? हजरतगंज चौराहे का जिक्र क्योंकि वहाँ पे विधानसभा है और जो तानाशाह सरकार है उसका प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर। तो अगर हमें किसी के विरोध करना है तो उसके घर के बाहर या जो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे ज़्यादा लोग उसको देख सकें, मैसेज ज़्यादा लोगों तक जाए, इस वजह से वहाँ पे ये बोला उन्होंने। तो रोजगार का बड़ा मुद्दा इस बार रहा है। रोजगार का मुद्दा है। आपको नहीं लगता है कि रोजगार का मुद्दा है? आपको अगर ये आज माई पकड़ा के आपके जो चैनल ने भेजा है, कल को बोलें कि भाई ऐसा है कि हमारा कार्यकर्ता है वो ये काम करेगा, आप बैठ जाओ, तो रोजगार तो आपके लिए भी संकट है, ये हमारे लिए भी संकट है, ये देश के लिए संकट है। पूरा देश इससे जूझ रहा है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप नौकरी के दायरे में रह के वो चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो और हम बिना नौकरी के दायरे में चीज़ें बोल पा रहे हैं। हमारा में सिर्फ इतना सा सिमिलर फ़र्क है, बाकी हम बराबर हैं। तो इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है? आई थिंक होनी चाहिए, क्योंकि तवे पे अगर रोटी एक तरफ पड़ी रहे तो जल जाती है। और मैं समझता हूं कि सत्ता परिवर्तित होती रहनी चाहिए और समय समय पर लोगों को, दूसरे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से 10 साल रह चुकी है और 10 साल में उसने कोई भी काम नहीं किया। ऐसा काम कोई नहीं किया जिससे कि किसी व्यक्ति का या किसी गरीब का फ़ायदा हो। भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल अपने पूंजीपतियों को, जिन्होंने चुनाव के समय उन्हें चंदा दिया था, बस केवल उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसी का एक उदाहरण है। इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही इसीलिए गया था कि पूंजीपतियों का ब्लैक मनी अपने पार्टी में लेकर के उनको चंदे के रूप में और क्या कहते हैं ठेके के रूप में काम देने का एक पर्पज़ था। वरना रिलायंस डूब चुकी, एक समय डूब चुकी रिलायंस आज टॉप पे बैठी हुई है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी। 2014 से पहले रिलायंस का क्या हाल था और 2014 के बाद रिलायंस का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज रिलायंस सबके सर पे बैठी हुई है और इसी रिलायंस के चलते
ये जो 6 महीने का इन्होंने फ्री रिचार्ज दिया, उस रिचार्ज का ही ये देन है कि आज जो लाइफ टाइम सिम दिया करते थे उन्होंने वैलिडिटी बना दी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें 5 किलो राशन दे करके हमें जकड़ा जा रहा है, हमें ऐंठा जा रहा है, हमें बिल्कुल बेरोज़गार बनाया जा रहा है। हम कल मेहनत ना कर पाएँ, हम काम ना कर पाएँ, एकदम काहिल बनाया जा रहा है ताकि हम केवल 5 किलो के सहारे बैठे रहें। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जो तानाशाही पे उतर आई है। वो किसी भी स्तर पर जाकर के चुनाव लड़ना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा हो। अगर कोई खड़ा होता है तो उसको सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों के माध्यम से उसको दबाया जाता है, उसको अपने पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाती है और उससे जो है भरसक चंदा लिया जाता है। और कहीं कहीं पे तो ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर विपक्ष पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि वो पार्टी छोड़ करके उनका उम्मीदवार बन के बैठ गया है। तो ये मुद्दे देखिए कितने मतलब महत्वपूर्ण हैं कि भाई डर इस कदर बैठा दिया गया है। आज आदमी कोई रोजगार नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बद से बदतर हालत हुई जा रही है। यहाँ तक के मतलब वकीलों की भी हालत बहुत बदतर है, कोई अच्छी नहीं है। वकीलों के भी काम पे जो है ये लोग बहुत वो कर रहे हैं, सबको दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए, बहन कुमारी मायावती जी के हाथ को मजबूत होना चाहिए और वही एक ऐसी नेता हैं जो हर स्तर पर इनसे लोहा ले सकती हैं। बिल्कुल, तो ये सभी समर्थक थे बसपा के। क्लियर कट 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्लियर कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और एक बड़ा चेहरा मायावती को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके सामने आएंगे। और जिस समय निर्णय हो रहा होगा प्रधानमंत्री के चेहरे पर, तो उस समय सबसे निर्णायक भूमिका मायावती ही निभाएंगी। देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। हर तरीके की ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।